हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं किया है, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप साइकोलॉजी के बारे में सीख सकें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट का नाम है पर्सनैलिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट। सब्जेक्ट कोड है MPC 003 और आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 1 का यूनिट 3 और चैप्टर का नाम है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट का मतलब क्या है? पर्सनैलिटी असेसमेंट का मतलब है किसी इंसान के सोचने का तरीका, फील करने का स्टाइल और बिहेव करने का पैटर्न समझना, उसको एसेस करना। फिर से बोलता हूं मैं, किसी इंसान के सोचने का तरीका, फील करने का स्टाइल और बिहेव करने का पैटर्न समझने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के अलग अलग पर्सनैलिटी थ्योरीज हैं, इसलिए असेसमेंट के तरीके भी अलग अलग होते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज पढ़ी थी, टाइप एंड ट्रेट अप्रोचेस पढ़े थे हमने, और सबके अलग अलग असेसमेंट के तरीके हैं, जांच करने के तरीके हैं पर्सनैलिटी को। तो ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट एक ही थ्योरी पे स्टिक नहीं रहते हैं, वो एक्लेक्टिक अप्रोच यूज़ करते हैं, मतलब हर थ्योरी से बेस्ट चीज़ें लेकर एक कंप्लीट पिक्चर बनाना। जब हम एक नज़रिए की बजाय मल्टीपल यानी ढेर सारे नज़रिए से देखते हैं किसी चीज़ को, तो पर्सनैलिटी को समझना और भी क्लियर हो जाता है। तो पर्पस ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट क्यों ज़रूरी है? क्या पर्पस है इसका? पर्सनैलिटी को एसेस करना क्यों ज़रूरी है? असेसमेंट का यूज़ अलग अलग गोल्स के लिए होता है। सबसे पहले तो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी आप खुद को जानना चाहते हैं। जब कोई अपने आप को बेटर समझना चाहता है तो यूज़ कर सकता है पर्सनैलिटी असेसमेंट। दूसरा है क्लासिफिकेशन, लोगों को उनके ट्रेट के हिसाब से ग्रुप में रखना। तीसरा है डायग्नोसिस, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या काउंसलर्स जो होते हैं उनके लिए डिसऑर्डर्स जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ये बहुत ही अच्छा टूल होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा टूल है पर्सनैलिटी को समझने के लिए। कौन कौन से मेथड्स होते हैं पर्सनैलिटी असेसमेंट के तरीके? तो पर्सनैलिटी मेजर करने के 3 जो है मेन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्टिव मेथड्स, जब इंसान अपनी कहानी खुद बताता है, जैसे ऑटोबायोग्राफी या फिर लाइफ हिस्ट्री। जब वो खुद अपनी चीज़ें बताता है तो वो सब्जेक्टिव मेथड्स कहलाता है। इसकी लिमिटेशन क्या है सब्जेक्टिव मेथड की? कि इंसान अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और वीकनेस को छुपा लेता है। तो ये इसकी एक प्रॉब्लम या लिमिटेशन है। सब्जेक्टिव मेथड के बाद दूसरा जो मेथड आता है पर्सनैलिटी असेसमेंट का, वो है ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव मेथड क्या होते हैं? ये स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। इसमें क्वेश्चनर होते हैं, इन्वेंटरीज होती है जो ज़्यादा रिलायबल होते हैं और बायस जो है इसमें कम होता है। और तीसरा होता है प्रोजेक्टिव मेथड्स, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड और प्रोजेक्टिव मेथड। प्रोजेक्टिव मेथड्स क्या होते हैं? ये टेस्ट्स हिडन फीलिंग्स या मोटिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। जो पर्सन होता है, पर्सन को जो अनक्लियर या एम्बिगस पिक्चर एसोसिएशन दिखाई जाती है और उसकी इंटरप्रिटेशन देखी जाती है। जैसे कि आपको बोला जाए कि एक पिक्चर दिखा के या एक आइडिया दे के आपको बोला जाए स्टोरी लिखने को या किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करने को, तो इस तरीके से जो असेसमेंट की जाती है उसको बोला जाता है प्रोजेक्टिव मेथड, ताकि आपके अंदर की चीज़ें जो आपको खुद भी नहीं पता है वो चीज़ें बाहर लाई जा सके। तो पर्सनैलिटी असेसमेंट का यूज़ सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए नहीं, बल्कि सेल्फ ग्रोथ, रिसर्च, करियर गाइडेंस और काउंसलिंग में भी होता है। अब है नीड्स एंड एम्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। व्हाई टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट? टेस्टिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो साइकोलॉजी में टेस्ट इसलिए यूज होते हैं ताकि हम समझ सकें कि लोग एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं और अलग सिचुएशंस में उनकी रिएक्शंस कैसी होती हैं। ठीक है, इसलिए टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। मेजर क्या होता है इसमें पर्सनैलिटी असेसमेंट में? ये टेस्ट हमें बताते हैं किसी पर्सन के साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, जैसे उसकी हैबिट्स, टेंडेंसीज, उसके इमोशनल पैटर्न्स, जैसे कैसे रिएक्ट करता है स्ट्रेस या हैप्पीनेस में, और उसके मोटिवेशनल फैक्टर्स, कौन सी चीज़ें उसे ड्राइव करती हैं। ये सब चीज़ें मेजर होती हैं इन असेसमेंट्स में। पर्पस ऑफ असेसमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस समझना कि एक पर्सन दूसरे से किस तरह से अलग है। ग्रुप डिफरेंस समझना,
अलग अलग ग्रुप्स का जो बिहेवियर और ट्रेट्स कैसे वेरी करते हैं, की कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी आइडेंटिफाई करना, ताकि बेटर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, करियर गाइडेंस या डायग्नोसिस हो सके। तो ये पर्पस ऑफ असेसमेंट है। एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे स्कूल में टीचर टेस्ट लेती है ताकि समझ सके कि कौन सा स्टूडेंट मैथ्स में स्ट्रांग है और कौन सा इंग्लिश में। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं ताकि समझ सके कि कौन सा इंसान ज़्यादा क्रिएटिव है, कौन सा रिस्पॉन्सिबल है और कौन सा स्ट्रेस हैंडल करने में वीक है। ठीक, तो इन शॉर्ट पर्सनैलिटी असेसमेंट हमें हेल्प करता है मेजर करने में इमोशनल, मोटिवेशनल और बिहेवियरल पैटर्न्स, जो हर इंसान को एकदम यूनिक बनाता है। अब आते हैं मेथड्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। कौन कौन से पर्सनैलिटी असेसमेंट के तरीके होते हैं, कैसे आप किसी की पर्सनैलिटी असेस कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं ताकि वो समझ सके कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। तो चलिए देखते हैं कुछ मेथड। सबसे पहला मेथड है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ आपने बहुत देखे होंगे। अब इंटरव्यूज़ कैसे एक पर्सनैलिटी असेसमेंट मेथड है वो समझते हैं। तो इंटरव्यू में होता क्या है ये हम सभी को लगभग पता है। क्या होता है, पर्सन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये स्ट्रक्चर्ड यानी सेट पैटर्न के क्वेश्चंस या फिर अनस्ट्रक्चर्ड ओपन एंडेड बातें हो सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन यानी कि एक पैटर्न में लिखा हुआ क्वेश्चन और आप उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, हम जैसे बीच में बात करते करते अगर टॉपिक डेविएट हो गया तो हम दूसरा टॉपिक उठा सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं बीच बीच में, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड या ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो गए। तो ये दो तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं। यूज़ क्या होता है इनके, तो यूज़ होता है इसका थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर समझने में हेल्प करता है इंटरव्यूज़। लिमिटेशन है इंटरव्यूज़ की। तो लिमिटेशन क्या है, जो इंसान है सच छुपा भी सकता है या सोशली डिजायरेबल आंसर्स दे सकता है। यानी आप उससे पूछेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा वो सच बोल रहा है कि सच नहीं बोल रहा है। दूसरी चीज़ वो ये भी कर सकता है कि जो दूसरों को सुनने में आंसर अच्छा लगे ताकि उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े, तो उस हिसाब से भी वो आंसर कर सकता है। ये एक इसकी लिमिटेशन है, आप पता नहीं लगा पाएंगे। तो इंटरव्यूअर का अपना बायस जजमेंट को अफेक्ट कर सकता है। जैसे इंटरव्यूअर मान लीजिए उसका फ़ैन है जिसका वो इंटरव्यू ले रहा है, या कुछ ना कुछ जहाँ पे वो जिस लोकेशन से वो बिलोंग करता है उसी जगह से वो बिलोंग करता है, कोई ना कोई बायस हो, तो इंटरव्यूअर भी थोड़ा बायसनेस की वजह से अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो ये इसका दूसरा लिमिटेशन है। तीसरा लिमिटेशन इसका है हेलो इफेक्ट, यानी फर्स्ट इंप्रेशन से पूरी जजमेंट बन जाती है। जैसे कि अगर कोई कॉन्फिडेंट दिखे तो इंटरव्यूअर उसे हर चीज़ में पॉजिटिव मान लेगा। ठीक है, तो पहला जो इंप्रेशन पड़ता है उसके हिसाब से आप सामने वाले को देखना शुरू कर देते हैं। अगर शुरू में बेचारा हिचकिचा गया, थोड़ा घबरा गया, तो आप उससे उसी तरीके से डील करेंगे, उसी तरीके से बात करने लगेंगे कि ये हिचकिचाने वाला, डरपोक है, कन्फ्यूज्ड है, इस तरीके से, जो कि सही नहीं होता है। तो तीसरा था हेलो इफेक्ट। तो ये 3 लिमिटेशंस हैं इंटरव्यू असेसमेंट मेथड के। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं डेली लाइफ का, तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। हम सब लोग इंटरव्यूज़ देते हैं जॉब के लिए। अब मान लीजिए आप जॉब का इंटरव्यू देने जाते हैं, वहाँ पे आप एक कॉन्फिडेंट स्माइल अगर आप रखते हैं, देते हैं, जिसे देखकर जो इंटरव्यू आपका ले रहा है इंटरव्यूअर, वो डिसाइड कर लेता है कि कैंडिडेट सभी एरियाज़ में स्ट्रांग है ना, बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो ये होगा हेलो इफेक्ट का एग्जाम्पल। तो ये था इंटरव्यूज़ असेसमेंट मेथड में। दूसरा है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जो हमने पढ़ा था ना, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, जो आपकी अंदर की फीलिंग्स को उजागर करता है, प्रोजेक्ट करता है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, इंसान को या पर्सन को अनस्ट्रक्चर्ड टास्क दिए जाते हैं, जैसे उसको पिक्चर्स या इंक ब्लॉट्स या ड्राइंग्स। इंक ब्लॉट्स क्या होते हैं, इंक को पेपर पे गिरा के उसको फोल्ड करके कुछ एक अजीब सा कुछ ड्राइंग बनता है। जैसे बचपन में भी हम सब ने खेला होगा, तो वो ड्राइंग जो बनती है कभी बटरफ्लाई जैसी दिखती है, कभी कुछ जैसी, तो वो उस इंसान को दिखाई जाती है, उसको बोला जाता है इसमें क्या क्या तुम्हें दिख रहा है। तो इस तरीके की, या फिर कोई ड्राइंग भी हो सकती है। जो आंसर्स आते हैं वो हिडन फीलिंग्स और डिजायर को रिवील करते हैं इस प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में। क्यों यूज़ होता है ये, क्योंकि अनकॉन्शियस थॉट्स तभी बाहर आते हैं जब इंसान को एम्बिगस चीज़ इंटरप्रेट करनी पड़ती है। ऐसी चीज़ जो आपको क्लियर समझ में नहीं आती, जब आप उसको बाहर निकालते हैं, उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, तब आपका अनकॉन्शियस थॉट्स जो है बाहर निकल आते हैं। जैसे कि इंक ब्लॉट टेस्ट जो है, इसको बनाया था रोसार्च ने। तो रोसार्च का जो इंक ब्लॉट टेस्ट है, एक इंक का धब्बा होता है, उसको दिखाकर पूछा जाता है आपको क्या दिख रहा है, तो वो जो उसके दिमाग में दिखता है, चलता है, वो बताता है। तो ये इंक ब्लॉट टेस्ट है। दूसरा है TAT, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, एक पिक्चर दिखाकर बोला जाता है इस फोटो के बारे में एक कहानी बताओ। तो कहानी बताते वक्त
तुरंत तुरंत सोचना होता है, तो उसके अंदर से ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं जो जिसके लिए वो तैयार नहीं होता है। उसके अनकॉन्शियस थॉट्स या डिज़ायर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं इस मेथड से। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक का जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि हिडन चीज़ें रिवील होती हैं इसमें, जो पर्सन खुद ओपनली नहीं बताता। इसमें फ्रैंक्स क्लासिफिकेशन आता है, उसमें कुछ चीज़ें जैसे कंस्ट्रक्टिव, कॉन्स्टिट्यूटिव, कैथार्टिक, इंटरप्रेटिव और रिफ्रैक्टिव। तो कौन कौन से तरीके हैं इसमें? कंस्ट्रक्टिव यानी कुछ क्रिएट करना, जैसे ह्यूमन फिगर ड्राइंग, कुछ बनाने को देना। कॉन्स्टिट्यूटिव में क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड मटेरियल को इंटरप्रेट करना, जैसे इंक ब्लॉट को इंटरप्रेट करने को बोल दिया जाए। कैथार्टिक मतलब फीलिंग्स रिलीज करना, उसमें रोल प्ले एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे रोल प्ले में क्या करते हैं, जैसे मैं हूँ और मेरे सामने कोई बैठा हुआ जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसको मैं बोल दूँ कि मैं तुम्हारा समझ लो टीचर हूँ या फादर हूँ, अब तुम मुझे वही समझ के बात करो, और जो तुम्हारे मन में है वो चीज़ें तुम मुझसे बोल सकते हो, निकाल सकते हो, अपना फादर या अपना टीचर, जो भी रोल मैं उसको दिखा के, तो उसके अंदर की जो भी चीज़ें होंगी फिर वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी। इसको बोलते हैं कैथार्टिक, यानी अंदर की चीज़ें बाहर निकालना, जिसका तरीका है रोल प्ले। इंटरप्रिटेटिव, इंटरप्रिटेटिव में क्या होता है? सिचुएशंस को मीनिंग देना, जैसे TAT मेथड जो हमने पढ़ा था, थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, फोटो दिखाकर कहानी बताने को बोलना, तो वो सिचुएशन दे दिया या कोई, उसमें आप मीनिंग निकालने की कोशिश करते हो, कोई कहानी बनाने की कोशिश करते हैं, तो इससे आपके अंदर की चीज़ें बाहर निकलती हैं। और लास्ट है रिफ्रैक्टिव, यानी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन। तो इसमें हैंड राइटिंग देखते हैं, ग्राफोलॉजी होती है, तो ये सब तरीके देखकर देखते हैं कि क्या इसकी पर्सनैलिटी निकल के आ रही है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा अपनी ड्राइंग में हमेशा अकेला इंसान बनाता है, तो साइकोलॉजिस्ट समझ सकता है कि शायद वो लोनलीनेस फील कर रहा है। अब वो सीधे सीधे तो बताएगा नहीं कि मैं लोनलीनेस फील कर रहा हूँ, या उसको समझ में भी ना है, लेकिन उसकी ड्राइंग को देखकर ये समझ में आ सकता है या आ जाएगा कि उसके अंदर क्या फीलिंग चल रही है। ठीक जैसे कि आपने अगर तारे ज़मीं पर मूवी देखी है, तो उसमें आपने देखा होगा जो बच्चा था उसने एक ड्राइंग वाली डायरी थी उसकी, उसमें वो बनाता है जिसमें वो धीरे 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 अपने पेरेंट्स से दूर होता जाता है। तो उस बच्चे की अंदर की फीलिंग्स कोई समझता नहीं है, लेकिन जब मूवी का एक्टर जब उस ड्राइंग को देखता है तो उसको उसके अंदर की चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये सब प्रोजेक्शन टेक्निक्स हैं जिससे आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, जिसके बारे में वो बता भी नहीं पाता है पूछने पर, और उसको कभी कभी खुद भी पता नहीं होता। तो ये था प्रोजेक्शन टेक्निक। अब आता है एसोसिएशन टेक्निक। एसोसिएशन टेक्निक में क्या होता है? जो पर्सन को एक वर्ड या स्टिमुलस दिया जाता है और उसे तुरंत पहला थॉट जो उसके मन में आता है वो बताना होता है। एसोसिएशन टेक्निक, एसोसिएट करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनर जो है वो बोलता है मदर, उसने बोला मदर एग्जामिनर ने, तो सामने बैठा जो इंसान है उसको तुरंत बोलता है लव, केयर या स्ट्रिक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से तुरंत जब बोलता है वो, तो उसके अंदर की चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो इसका यूज़ क्यों होता है और कब होता है? क्विक रिएक्शंस जो हैं, हिडन थॉट्स, पैटर्न्स और एसोसिएशन रिवील कर देते हैं। जैसे कि अगर किसी को एग्ज़ाम सुनते ही तुरंत स्ट्रेस याद आता है, जैसे किसी के सामने बोलो एग्ज़ाम, कौन सा वर्ड पे सबसे पहले दिमाग में आता है आपके? तो अगर वो बोले स्ट्रेस, तो इसका मतलब है उसके माइंड में एग्जाम्स का नेगेटिव एसोसिएशन है। ठीक है, तो इंटरव्यू मेथड, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और एसोसिएटिव टेक्निक्स हमने पढ़ी, और मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा थोड़ा डिटेल में आगे बताया गया है, उसको भी पढ़ते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब डिटेल में चलते हैं। तो यहाँ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के बारे में बताया हुआ है, फिर से थोड़ा और डिटेल में। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कंफ्यूजिंग या अनक्लियर चीज़ें जैसे कि इंक ब्लॉट्स, पिक्चर्स, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस दिखाई जाती हैं। पर्सन जो होता है अपने अंदर के हिडन फीलिंग्स और सोच को अननोइंगली, बिना जाने हुए रिवील कर देता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कौन कौन से तरीके हैं? इंक ब्लॉट टेक्निक्स जो अभी हमने पढ़ा था, लेकिन थोड़ा और डिटेल में देखते हैं इसको। इसको फाइंड आउट किया था, डिस्कवर किया था रोसार्च ने, जिसको बोलते हैं रोसार्च इंक ब्लॉट टेस्ट 1921 में। तो इसमें क्या होता है? 10 इंक ब्लॉट्स होते हैं, 5 ब्लैक एंड वाइट और 5 जो होते हैं कलर्ड होते हैं। तो 5 जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट इंक ब्लॉट्स होते हैं और 5 कलर्ड इंक ब्लॉट्स मतलब इंक के धब्बे। तो जो पर्सन होता है वो बताता है ये मुझे क्या लग रहा है, तो इंक का धब्बा है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम आसमान में जब देखते हैं बादल को देखते हैं तो हमें लगता है बादल जो है कभी कभी एक हाथी जैसा है, एक शेर जैसा है, पेड़ जैसा है, तो उसमें हम अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इंक ब्लॉट में क्या होता है, इंक के जो धब्बे होते हैं वो जब पर्सन को दिखाए जाते हैं तो उसे देखकर वो बताता है कि ये मुझे क्या लग रहा है। साइकोलॉजिस्ट देखता है शेप, कलर, मूवमेंट, स्मॉल डिटेल्स वो देखता है।
तो इसका यूज़ जो है इमोशंस, थिंकिंग स्टाइल, डिसऑर्डर समझने में हेल्प करता है ये टेक्निक। लिमिटेशन क्या है इसकी? स्कोरिंग अलग अलग सिस्टम से होती है, सब्जेक्टिव होती है और अनरिलायबल होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि जो मैं उस समय बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, वो चीज़ एकदम से सही है और मैं हर वक्त वैसा ही रिएक्ट करूँगा। दूसरा है होल्ट्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट, जो 1961 में आया। इन्होंने क्या किया, 45 कार्ड्स लिए फॉर्म ए एंड बी। हर कार्ड पर सिर्फ एक रिस्पॉन्स अलाउड है। रोसार्ज का प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व किया। इसमें क्या किया, रोसार्ज में जो प्रॉब्लम थी इसको जो है उन्होंने सॉल्व किया। हर कार्ड पर सिर्फ एक रिस्पॉन्स अलाउड था, ज़्यादा स्टैंडर्डाइज था और ये रिलायबल था। तो इससे जो है सीजोफ्रेनिया डायग्नोज करने में यूज़ होता है ये मेथड, होल्ट्समैन इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इसमें भी वही होता है, इंक ब्लॉट होते हैं, 45 कार्ड्स होते हैं और हर कार्ड पे सिर्फ एक रिस्पॉन्स देना होता है। तो ये ज़्यादा और ज़्यादा नैरो हो गया, थोड़ा सा रोसार्च इंक ब्लॉट से ज़्यादा नैरो हो गया इसका। फिर है कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स। कंस्ट्रक्शन टेक्निक में क्या होता है, जो पर्सन को एक स्टिमुलस दिया जाता है और उससे कहानी या ड्राइंग बनानी होती है, कंस्ट्रक्ट करना होता है कुछ। जैसे कि इसमें एग्जांपल आएगा TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो हमने दिया था, पिक्चर देख के कहानी बताने वाला। TAT यूज़ होता है इसमें। तो TAT में क्या होता है, 20 पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, पर्सन जो होता है वो स्टोरी बनाता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से रिलेटेड। स्टोरी से नीड्स एंड प्रेशर समझ में आते हैं, जैसे कि अचीवमेंट, एग्रेशन, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पास्ट के बारे में बात कर रहा है, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, या प्रेजेंट के, या कौन सा इमोशन उससे निकल के आ रहा है। फिर आता है इसी में कंस्ट्रक्शन टेक्निक में ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट। इसमें क्या करना होता है, एक इंसान का स्केच बनाने को बोला जाता है, पर्सनैलिटी के क्लूज मिलते हैं इससे। तो कुछ भी वो बना सकता है, लेकिन उसको बनाने से पता चलता है कि इसके अंदर कैसी फीलिंग चल रही, क्या सोचता है वो इंसान। हाउस ट्री पर्सन टेस्ट, ये एक और टेक्निक है कंस्ट्रक्शन में, हाउस ट्री पर्सन टेस्ट। हाउस, ट्री और पर्सन ड्रॉ करना होता है। ड्राइंग्स फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करती है। हाउस मतलब घर, एक पेड़ और एक पर्सन। तो आप कभी कभी क्या होता है, लोग कितनी दूरी रखते हैं उसको बनाने में, छोटा बड़ा, साइज़, शेप, हर चीज़ें इसमें देखी जाती है और डिटेल में स्टडी की जाती हैं आपके फीलिंग्स को समझने के लिए, आपके बिहेवियर को समझने के लिए और फ्यूचर बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए। तीसरा है कंप्लीशन टेक्निक्स। कंप्लीशन टेक्निक मतलब कुछ आपको अधूरा दे दिया गया, आपको उसको कंप्लीट करना है। तो जो इंसान है, जो पर्सन है, उसको अधूरी लाइन्स या सेंटेंस दिए जाते हैं और उसे कंप्लीट करना होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे, जैसे लिखा है आई वॉन्ट डैश, तो आप उसमें कुछ भी भर सकते हैं। आई फील एक्साइटेड अबाउट डैश। तो रॉटर्स इनकम्प्लीट सेंटेंस ब्लैंक के नाम से बहुत फेमस है और ये सेमी प्रोजेक्टिव है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा प्रोजेक्टिव। यानी इसमें आप अपने हिसाब से क्वेश्चन तो डाल देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, अंदर की चीज़ें बाहर निकल के आती हैं। आई वॉन्ट वॉट, तो जब कोई भरेगा अचानक से, तो क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो चाहता है, तुरंत वो निकल के आ जाएगा। इसमें टाइमलाइन होती है, तो इंसान के अंदर जो चीज़ें चल रही होती है वो समझ में आ सकता है। तो यह है कंप्लीशन टेक्निक्स। फिर आता है एक्सप्रेसिव टेक्निक्स। एक्सप्रेसिव में क्या होता है, यहाँ पे पर्सनैलिटी एक्शंस के थ्रू समझी जाती है। जो मैंने बताया था आपको, रोल प्ले, यानी कुछ लोगों को कुछ रोल दे दिया जाता है, या फिर दो लोगों में भी एक को बोला जाता है कि आप टीचर हो, एक स्टूडेंट हो, फादर हो, सन या डॉटर हो, मदर हो। तो इस तरीके से दो लोगों को या ढेर सारे लोगों को अलग अलग रोल दे दिया गया और उनको बोला जाता है कि आप उसी हिसाब से जो आपके अंदर है वो चीज़ आप बोलो। तो ये रोल प्ले हो गया। फिंगर पेंटिंग्स हो गई, फिंगर को पेंट करना होता है। प्ले मेथड्स होते हैं, स्पेशली चिल्ड्रन के साथ ये यूज़ होते हैं। प्ले खेलने को बोल दिया जाता है, ड्राइंग्स यूज़ होती है इसमें। तो अंदर की चीज़ें वो एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिव टेक्निक्स हैं कि देखते हैं कि कैसे वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इससे भी बहुत कुछ समझ में आता है। ये सारे जो है प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं, जिससे आपके अंदर की फीलिंग्स समझ में आती हैं, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली कुछ उनसे पूरा चीज़ पूछ नहीं रहे हो, तो आपको वो अंदर की चीज़ें उनकी पता चल रही हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स इन्हीं को बोलते हैं। अब प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं, इनकी क्या लिमिटेशन है? तो प्रॉब्लम ये है कि रिजल्ट जो है सब्जेक्टिव होते हैं। एग्जामिनर का स्किल पे डिपेंड करता है वो कितना अच्छे से समझ सकता है। यानी कि दो एग्जामिनर हैं, हो सकता है दोनों अलग अलग तरीके से समझें उसी चीज़ को। लो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, एक दिन और दूसरे दिन अलग आंसर्स आ सकते हैं लोगों के, तो थोड़ा रिलायबल और वैलिड कम होता है। एग्जामिनर इन्फ्लुएंस, यानी एग्जामिनर का मूड, टोन और इंस्ट्रक्शन भी रिजल्ट बदल देते हैं। ठीक है। और है साइंटिफिक प्रूफ वीक, यानी फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्ट करने में वीक है थोड़ा सा।
और है टाइम कंज्यूमिंग, और स्टैंडर्डाइज करना मुश्किल है, इसको टाइम बहुत लगता है इसमें। तो इन शॉर्ट, इंक ब्लॉट क्या होता है, तुम्हें क्या दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या होती है, एक स्टोरी या ड्राइंग बनाओ। कंप्लीशन में क्या होता है, सेंटेंस कंप्लीट करो। एक्सप्रेसिव में क्या होता है, फीलिंग्स एक्शन से दिखाओ, जो आप फील कर रहे हो उसको एक्शन करके दिखाओ। तो ये एक्सप्रेसिव टेक्निक है। इंटरेस्टिंग और डीप टूल्स हैं, लेकिन साइंटिफिक एक्यूरेसी थोड़ी कम है इनकी। ज़्यादा यूजफुल क्लिनिकल इंसाइट, थेरेपी, काउंसलिंग में होते हैं, ना कि स्ट्रिक्ट मेजरमेंट में। तो क्लिनिकल और काउंसलिंग में तो यूजफुल हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट अगर आपको कुछ मेजर करना हो तो उसमें ये उतना यूजफुल, कारगर साबित नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत यूजफुल है। फिर आता है बिहेवियरल असेसमेंट। बिहेवियर का असेसमेंट कैसे करते हैं और क्या होता है। तो बिहेवियरिस्ट जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट से सीखी गई रिस्पॉन्सेज। बिहेवियरल मेथड जो यूज़ करते हैं, जो इसके लोग होते हैं, इनको बिहेवियरिस्ट बोलते हैं। तो बिहेवियरिस्ट जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी क्या होती है, इन्वायरमेंट से सीखी गई रिस्पॉन्सेज। मतलब ये अप्रोच डायरेक्ट बिहेवियर पे ध्यान देती है, ना कि सिर्फ सवाल जवाब पर। आप कैसा बिहेव कर रहे हैं उसी के बेसिस पर ये ध्यान देती है, इसमें सवाल जवाब ज़्यादा नहीं होता। तो इसका फोकस क्या होता है, इंसान रियल लाइफ में कैसे एक्ट करता है, कैसे बिहेव करता है। तो बिहेवियरल असेसमेंट में क्या होता है, आप दूसरों का बिहेवियर देख के उनकी पर्सनैलिटी असेस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला मेथड, जो कुछ मेथड्स इसमें, सबसे पहले आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। आप किसी का बिहेवियर कैसे देखेंगे, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, बैठ के आपको बस देखना है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। साइकोलॉजिस्ट पर्सन को नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व करता है। आप अगर किसी को लैब में ले जाएंगे, क्लास में अलग से बिठा कर करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी को जैसा वो नॉर्मल लाइफ में रहता है, जैसे किसी बच्चे को एसेस करना है, तो वो जब फील्ड में खेल रहा है तो देखें उसको कि कैसे खेल रहा है, लोगों से बात कैसे कर रहा है। तो ये है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जब आप उसको नेचुरल सेटिंग्स में ऑब्जर्व करते हैं, घर पे, स्कूल में, ऑफिस में, ठीक है। तो देखता है कि वो अपनी डेली रूटीन में कैसे बिहेव करता है। जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो देखता है कि जिस पर्सन को वो टेस्ट कर रहा है वो डेली रूटीन में कैसे बिहेव करता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा क्लास में टीचर से कैसे बात करता है, दोस्तों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, तो इससे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये है बिहेवियरिस्ट का पहला मेथड, मेन मेथड, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है रेटिंग स्किल्स। तो बिहेवियर को न्यूमेरिक रेटिंग दी जाती है, जैसे 1 से लेकर 10 तक। ये साइकोलॉजिस्ट या खुद पर्सन भी कर सकता है, सेल्फ रेटिंग भी होती है और साइकोलॉजिस्ट खुद भी करता है। जैसे मुझे लगता है मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करने में कितना सक्सेसफुल हूँ, तो 1 यानी बिल्कुल नहीं, 10 यानी पूरी तरीके से मैं अपना गुस्सा कंट्रोल कर सकता हूँ। तो आप इसमें अपने आप को नंबर देंगे 5, 6, 7, तो ऐसे, और साइकोलॉजिस्ट भी आपको नंबर दे सकता है, दोनों कर सकते हैं। तो ये सेल्फ रेटिंग मेथड होता है, सॉरी रेटिंग स्किल्स यूज होते हैं इसमें। तो ये हो गया दूसरा मेथड बिहेवियर को समझने का। तीसरा है फ्रीक्वेंसी काउंट्स। फ्रीक्वेंसी काउंट यानी देखना कि कोई बिहेवियर कितनी बार रिपीट होता है, या एक फिक्स टाइम में कितनी बार वो बार बार देखने को मिलता है। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा कितनी बार क्लास में अपनी सीट छोड़कर उठता है। तो फ्रीक्वेंसी काउंट्स को यूज़ करते हैं टीचर्स, थेरेपिस्ट लोग यूज़ करते हैं ADHD में, यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को देखने के लिए, समझने के लिए। अब जो बिहेवियरल असेसमेंट का मेथड है उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे ऑब्जर्वर बायस, यानी ऑब्जर्वर के बिलीव्स या एक्सपेक्टेशन जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जिसकी वजह से कई बार सही रिजल्ट नहीं मिलते। यानी जो ऑब्जर्व कर रहा है उसके अंदर जो सोच है, फीलिंग है, उसके हिसाब से वो लिख देता है, क्योंकि उसके भी तो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं। तो वो उसके बेसिस पे जब डिसीजन लेता है, जज करता है, तो फिर वो सही रिजल्ट नहीं आता। तो ऑब्जर्वर बायस तो एक है। दूसरा लैक ऑफ कंट्रोल। लैक ऑफ कंट्रोल मतलब कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जहाँ पे आप उसको डायरेक्टली जाके ऑब्जर्व करो नेचुरल सेटिंग्स में, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो बाहर के इन्वायरमेंट्स के फैक्टर्स जैसे कि मूड, नॉइज़, बहुत हल्ला शोरगुल हो रहा है, स्ट्रेस, बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो रिजल्ट हमेशा एक्यूरेट नहीं होते हैं। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। उसके बाद आता है पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज। व्हाट इज पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, पहले ये समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक प्रिंटेड जो है क्वेश्चनर होता है, जिसमें स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस दिए होते हैं। पर्सन को स्पेसिफिक आंसर्स देने होते हैं, येस, नो, कैन नॉट डिसाइड, एग्री, डिसएग्री, इस तरीके के आंसर्स होते हैं जो उनको देने होते हैं। क्योंकि आंसर्स क्लोज्ड एंडेड होते हैं, तो मेथड ज़्यादा ऑब्जेक्टिव या लेस बायस्ड होता है। क्लोज्ड एंडेड मतलब जहाँ पे आपको जो आंसर्स हैं आपने फिक्स कर दिए, जैसे येस, नो, ठीक है। और अगर इसको आप ओपन एंडेड करेंगे तो उसमें जो
आंसर देने वाला वो लंबा चौड़ा आंसर भी दे सकता है, लेकिन जब आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, तो उसको क्लोज्ड एंडेड बोलते हैं। तो कॉमन पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले कैटल्स 16 PF जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स थे। तो इसमें क्या होता है, इमेजिन करिए आप एक पर्सनैलिटी टेस्ट दिया गया है जिसमें 16 अलग अलग ट्रेट्स जैसे कॉन्फिडेंस, सेंसिटिविटी, बोल्डनेस, इमेजिनेशन एक्सेट्रा मेजर होते हैं। तो ये टेस्ट काउंसलिंग, रिसर्च और HR सिलेक्शन में यूज़ होता है। मतलब कंपनी देख सकती है कि बंदा किस टाइप का है और काम के लिए सुटेबल है कि नहीं। तो आपको अलग अलग 16 तरह के ट्रेट्स दिए जाएंगे जिसमें आपको टिक करना होता, सेलेक्ट करना होता कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो ये हो गया कैटल का 16 PF 16 पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट। दूसरा इसमें आता है नियोपाई, कोस्टा एंड मैक्रे जिन्होंने 2000 में बनाया था इसको, नियोपाई। नियोपाई टेस्ट में क्या होता है, ये टेस्ट बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट पर बेस्ड होते हैं। बिग 5 हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, ओशन, तो उस पर बेस्ड होता है नियोपाई, जिसे सिंपल लैंग्वेज में ओशन भी बोलते हैं, OCEAN, जो एक एक्रोनिम होता है किसका, ओपननेस, कंसेंससनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो ओपननेस यानी कोई इंसान कितना क्रिएटिव या क्यूरियस है, कंसियसनेस मतलब कितना ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल है, एक्स्ट्रावर्जन यानी कितना सोशल और एनर्जेटिक है, एग्रीएबलनेस यानी कितना हेल्पफुल और कोऑपरेटिव है, और न्यूरोटिसिज्म यानी कितना इमोशनल और स्ट्रेस प्रोन है। तो इस तरीके से ये टेस्ट काफ़ी पॉपुलर है और ये एक बैलेंस्ड पिक्चर देता है कि जो इंसान है किस तरह बिहेव करेगा अलग अलग सिचुएशंस में। तो इसको बोलते हैं नियोपाई या बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स पर ये बेस्ड होता है। उसके बाद आता है MBTI, मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर्स। इसमें कैसे होता है, तो MBTI एक टेस्ट है जो लोगों को 16 पर्सनैलिटी टाइप्स में डिवाइड करता है। सेम जो हमने 16 PF पढ़ा था उसी जैसा है। ये 4 चॉइसेस पर बेस्ड होता है, इंट्रोवर्जन, सेंसिंग, थिंकिंग, जजिंग, MBTI। तो इंट्रोवर्जन यानी जो अंदर अपनी चीज़ें रखते हैं, एक्सट्रोवर्जन यानी बाहर जो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें बाहर बोलते हैं, निकालते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्जन, एक्स्ट्रावर्जन, सेंसिंग, उसके बाद इंट्यूशन। सेंसिंग माने प्रैक्टिकल डिटेल्स वाले जो होते हैं लोग हैं, और इंट्यूशन यानी बिग पिक्चर जो देखते हैं। उसके बाद थिंकिंग और फीलिंग। थिंकिंग यानी जो लोग लॉजिकल होते हैं, फीलिंग यानी जो इमोशनल डिसीजंस लेने वाले लोग होते हैं, और जजिंग लास्ट, जजिंग वाले जो प्लान्ड चीज़ें करते हैं, और परसीविंग यानी जो फ्लेक्सिबल होते हैं थोड़े। तो अगर कोई ESTJ निकला, इसका मतलब है बंदा एनर्जेटिक है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्रैक्टिकल है, जो लीडरशिप रोल में अच्छा होता है। तो इस तरीके से ESTJ मतलब क्या हुआ, एक्सट्रोवर्ट, सेंसिंग, T यानी थिंकिंग और J यानी जजिंग। तो कौन से वाले कैटेगरी में आप आते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं या पर्सनैलिटी फाइंड आउट की जाती है। फिर आता है कौन सा असेसमेंट, आइसनेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर। जो आइसनेक का ट्रेट थ्योरी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, अब उसका पर्सनैलिटी असेसमेंट कैसे होता है, इनका भी एक क्वेश्चनेयर होता है, EPQ, आइसनेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर। इस टेस्ट में 3 चीज़ें देखी जाती हैं, इंसान कितना इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट है, उसका इमोशनल स्टेबिलिटी कैसा है, काम है या ज़्यादा एंक्सियस है, और उसमें साइकोटिसिज्म ट्रेट्स है या नहीं, साइकोटिक है या नहीं, जैसे एग्रेशन या अनयूजुअल थिंकिंग है कि नहीं। तो ये टेस्ट ज़्यादा साइंटिफिक और रिसर्च ओरिएंटेड माना जाता है। इसमें भी क्या होता है, क्वेश्चनर होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, उसके आंसर्स होते हैं जो आपको टिक 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 सेलेक्ट करने होते हैं। तो ये है आइसनेक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। उसके बाद आता है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री, CPI। CPI फोकस करता है कि इंसान सोशली और दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है। यूज़ होता है काउंसलिंग और लीडरशिप असेसमेंट में। सिंपल वर्ड्स में ये बताता है कि जो बंदा है या इंसान है एक टीम में कैसे रहेगा, दोस्ती या रिलेशंस कैसे मैनेज करेगा। उसके बाद आता है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर, 16 PF कैटल। तो ये भी हमने पढ़ा भी था, ये बेसिकली कैटल का ही डिटेल्ड वर्जन है जो और ज़्यादा डेप्थ में जाके ट्रेड्स को मेजर करता है। मतलब अगर पहला वर्जन तुम्हें आउटलाइन देता है तो ये डिटेल्ड पिक्चर ड्रॉ करता है। तो इन शॉर्ट पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज क्या हैं, एक प्रिंटेड क्वेश्चनेयर होता है जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं यस नो टाइप के। इसका फ़ायदा क्या है, ऑब्जेक्टिव और रिलायबल होते हैं ये, एग्जामिनर की पर्सनल ओपिनियन से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता क्योंकि एग्जामिनर इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, बायसनेस थोड़ी कम होती है। लिमिटेशन क्या है कि इंसान कभी फेक आंसर्स भी देता है, जैसे इंटरव्यू में मैं हमेशा ऑनेस्ट हूँ, ये वो लिख सकता है, टिक कर सकता है, लेकिन रियलिटी में हो सकता है वो ऑनेस्ट ना हो।
तो एक सिंपल एग्जांपल सोचते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट में इंसान पेंटिंग या स्टोरी बनाता है, अंदर की फीलिंग्स बाहर निकालता है या पता चलती हैं। पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज में जो इंसान है सिर्फ टिक मार्क लगाता है, क्वेश्चन पे स्ट्रक्चर्ड और मेजरेबल डेटा मिलता है। तो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट और पर्सनल इन्वेंटरीज के बारे में हमने जान लिया। अब आता है MMPI 2, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी वर्जन 2। क्या है ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला पर्सनैलिटी टेस्ट है। इसका यूज़ मेनली एबनॉर्मल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझने के लिए होता है। तो अभी तक आपने देखा और समझा होगा कि जो अलग अलग से टेस्ट हैं वो अलग अलग चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए बनाई गई हैं। कहीं पे आपका लीडरशिप देखने के लिए, कहीं पे आपका जो है ऑनेस्टी देखने के लिए, तो ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो उसी तरीके से जो MMPI 2 टेस्ट है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी वर्जन 2 टेस्ट है, इसका यूज़ कहाँ होता है? एबनॉर्मल बिहेवियर और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम समझने के लिए होता है। टेस्ट में क्या होता है? इसमें 567 स्टेटमेंट्स होते हैं जिनका जवाब देना होता है ट्रू, फॉल्स और कैनॉट से। यही होता है बस, 567 स्टेटमेंट्स हैं, उनके आंसर्स में होता है ट्रू, फॉल्स, कैनॉट से। स्केल्स होते हैं इसमें 10 क्लिनिकल स्केल्स होते हैं, अलग अलग डिसऑर्डर्स को मेजर करते हैं, जैसे डिप्रेशन है, सिजोफ्रेनिया है, पैरानोया है। तो ये सब चीज़ें ये मेजर करने में काम आता है। 10 क्लिनिकल स्केल्स और 8 वैलिडिटी स्केल्स होते हैं। इसमें चेक करते हैं कि बंदा सच बोल रहा है या आंसर्स फेक कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बार बार ऐसा कहता है मैं हमेशा खुश रहता हूँ, तो एग्जामिनर को डाउट हो सकता है कि बंदा ऑनेस्ट नहीं है। ठीक है, तो ये है MMPI 2। इसके फ़ायदे क्या हैं? स्टैंडर्डाइज और ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें बायस कम होता है, रिलायबल है और वैलिड है। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होता है उससे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है। क्लिनिकल, काउंसलिंग और फोरेंसिक सेटिंग्स में बहुत यूज़ होता है। लिमिटेशंस क्या है इसकी? कमियां क्या है इसमें? लोग कभी कभी फेक आंसर्स देते हैं या सोशली डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज देते हैं जो दूसरों को पसंद आएगा ऐसा। तो कुछ लोग रैंडमली टिक कर देते हैं बिना सोचे समझे, ये भी होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच विचार के कि सामने वाले को कैसा लगेगा उस ऐसे टिक कर रहे हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कर दो यार, ख़त्म ही तो करना है, तो ऐसे भी टिक कर देते हैं। तो ये थोड़ी इसकी लिमिटेशन है। टेस्ट काफ़ी जो है लंबा होता है, 567 स्टेटमेंट्स हैं, तो थोड़ा बोरिंग या टायरिंग लग सकता है। तो MMPI 2 एक गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका ये है कि ये साइंटिफिक और रिलायबल है। वीक पॉइंट ये है ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है, कौन कितना ऑनेस्टली इसको आंसर कर रहा है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, MCQs चाहिए, तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको भेजने की पूरी कोशिश करूँगा। आपने इतनी देर तक वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।